नमस्कार। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपनी राहों से मुश्किलों के पत्थर तलाश कर, ज़र्रे में कायनात की महफ़िल खोज लो और क़तरे में समंदर तलाश कर। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 3 के इस अंक में इस वक़्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन कलाकार थिएटर से जुड़ी हुई, टेलीविज़न से जुड़ी हुई, शी इज़ अ पेंटर ऑल्सो और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं जसकिरण चोपड़ा जी का। बहुत-बहुत स्वागत आपका, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार काजल जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर नमस्कार। हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। प्रिविलेज टू हैव यू हियर और मेरा जो पहला ज़हन में सवाल आ रहा है वो ये है कि लोग जिस उम्र में रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट की सोचते हैं, उस उम्र में आके आपने फिर से एक नई शुरुआत की। तो क्या जी। कहेंगी जो आपका सफ़र रहा है कला के क्षेत्र में, क्या कहेंगी उसके बारे में? इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी, स्टोरी इन द सेंस जो मेरी उम्र के 7 साल से शुरू हुई थी। जी, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। उस टाइम फैमिली प्लानिंग कुछ प्रमोट हो रही थी तो एक ग्रुप आया। उन्होंने कुछ लोगों की अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट तैयार किया था। उसमें मेरी बड़ी सिस्टर जी। को ले लिया गया और हुँ, मुझे मालूम लगा कि मुझे नहीं लिया गया। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने बोला मैं तो शाम को स्किट खराब करूँगी। तो मैं तो स्टेज पे पहुँच जाऊँगी और हल्ला करूँगी। हल्ला तो क्या करना था, तो समवन फ्रॉम माय फैमिली उनको बोला कि इसको छोटा-सा रोल दे दो, स्टेज पे कुछ करने दो, नहीं तो वाक़ई हमारी बेटी ऐसी है जो कर देगी। तो उन्होंने मुझे ले लिया। चलिए उसमें जी, छोटा-मोटा किया। फिर स्कूल में मैंने थोड़े से ड्रामाज़ किए, कॉलेज में स्पोर्ट्स, उसके बाद शादी हो गई। तो जी। स्पोर्ट्स और ड्रामा सब पीछे छूट गया और ज़िंदगी के 59 साल तक जो भगवान ने एक स्टेज बड़ा दिया है ना हमको, जी, जी। ये पूरी दुनिया, उस स्टेज पे मैं एक्टिंग करती रही टिल द एज ऑफ 59। क्या बात! देन देन यू नो व्हाट हैपेंड। एक लाइफ में बहुत बड़ा मोड़ आया। आई लॉस्ट माय हस्बैंड। आई वाज 55। सो आई थॉट कि कुछ तो करना चाहिए अब। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, जॉब कर लिया, कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो शायद वो जो 7 साल की उम्र से कीड़ा दिमाग में कुलबुला रहा था, वो फिर से उठा। वाह! तो मैंने तो मैंने थिएटर ज्वाइन करने का सोचा। तो देखिए, मैं शायद खुशकिस्मत थी। बहुत से लोगों को वो नहीं मिलता जो चाहते हैं, लेकिन मुझे उस उम्र में मिला जब लोग उसको छोड़ देते हैं। क्या बात! बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे ड्रामा देखते-देखते मैं डॉक्टर एम सईद आलम के कॉन्टैक्ट में आई। तो उन्होंने भी एक 59 साल के इंसान पे थोड़ा-सा ट्रस्ट दिखाया और मुझे अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। उन्होंने मेहनत की, मेरी लगन, मेरी मेहनत, जर्नी बढ़ती गई। मिस्टर टॉम अल्टर मिस्टर जी, टॉम अल्टर हमारे ग्रुप में थे एंड वो तो हमारे ग्रुप मतलब थिएटर के ही एक लेजेंड माने जाते हैं। जी, तो खुशकिस्मती देखिए, जो पहला ही प्ले मैंने किया ना, वो शायद उनको मैं इतनी पसंद आई, उन्होंने मुझको अपने सीरियल में ऑफर दे दिया। जी। और ऑफर भी देखिए, वो मोबाइल नहीं रखते थे कभी भी। तो मैं पुणे से लवासा जा रही थी। मुझको टैक्सी में फ़ोन आया, हेलो जसकिरण, मैं टॉम बोल रहा हूँ। इमेजिन कीजिए, किसी ने एक ही प्ले किया है और टॉम अल्टर उसको कॉल कर रहे हैं। वाह! तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। तो बोले, आप मेरे सीरियल में काम करना पसंद करेंगी? वो इतने हम्बल थे मतलब। देखिए, एक वेटरन थिएटर एक्टर एक एक प्ले जिसने किया उससे ये सवाल कर रहा है कि आप क्या मेरे सीरियल में काम करना पसंद करेंगी? क्या तो बात! वो तो मेरे लिए लाइक ऑनर था बिल्कुल। तो मैंने तो
1 मिनट में हाँ कर दी उनको। तो जो मेरी जर्नी शुरू हुई मजे के लिए कि स्टेज पे 1-1.5 साल करेंगे, ठीक है 59 है, 60-61 में रिटायर हो जाएंगे, जैसे लोग रिटायर होते हैं हम थिएटर से रिटायर हो जाएंगे। तो हम मतलब वो जो मेरा एक्सपीरियंस था टॉम सर के साथ एक ही प्ले के बाद, कि उनके एक वर्ड थे कुछ, जैसे उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि मेरे को राइटर ऑडियंस में बैठे थे जो बॉम्बे प्ले किया, उन्होंने मुझको बोला है कि जसकिरण हमको सीरियल में चाहिए। ओ, मैं तो हैरान भी हो गई और परेशान भी हो गई। एनीवेज मसूरी पहुंचे, उनके घर में बैठे, उनके साथ खूब बातें की, डिनर लंच शूट, 5 दिन कैसे बीत गए मालूम ही नहीं लगा। और वहां से जो नशा आया ना दिमाग में, अभी तो एक ही प्ले किया था मैंने, लेकिन जो वहां से मुझे फील आई कि जसकिरण नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकती, शायद 7 साल से लेके 60 साल तक तूने इंतजार किया है और तू बनी ही स्टेज के लिए है, इसके आगे तू कुछ मत सोचना। तो जो जर्नी मैंने मजे के लिए शुरू की थी 59 की एज में, वो जर्नी मेरी आज तक मैं 69 की हो गई हूँ, आज तक चालू है मेरी, और शायद मेरे मरने तक ये चालू रहेगी। मतलब जर्नी तो मेरी यही है। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों की जर्नी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशंस, बहुत लोगों की जर्नी एनएसडी से शुरू होती है, एफटीआईआई से शुरू होती है, बहुत बड़े किसी प्रोजेक्ट से शुरू होती है। मेरे पास ना कोई एनएसडी का कुछ सपोर्ट है ना कुछ, और मैंने तो यहाँ बड़े बड़े दिग्गज सुने हैं और बहुत मज़ा आया उनको सुन के, जो वो लोग यहाँ आके बोले उनसे भी शायद मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी बातों से मैंने सीखा। एनएसडी में गई नहीं, लेकिन उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। जो आपने इतने 209 एपिसोड किए हैं, तो उसमें 209 एपिसोड में शायद मैंने 29 नई बातें सीख ली उनसे, कि 29 ऐसी नई बातें हैं जो मैं स्टेज पे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके मैंने उनसे सीखा। तो वो जर्नी मेरी चालू है और चालू रहेगी। और इससे ये क्या है, इसे ट्रैप, जो स्टेज है ना, इसे ट्रैप, इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल। नो नो, पहले मैं इसको बोलूंगी इसे ट्रैप। आप आते हैं, आप ये सोच के आते हैं कि छोड़िए करेंगे, फिर अपना 2-3 साल में चले जाएंगे, कुछ और करेंगे। बट एज यू गेट इन टू इट, ये आपको बांधता जाता है अपने में, बांधता जाता है। सर कि इट्स मैजिकल, जो आपको हाँ, अपने मैजिक से बंद कर बांधता है, ये आपको ट्रैप कर लेता है। इसने ट्रैप कर लिया, तो ट्रैप मैं कह रही हूँ कि वेरी इजी टू गेट इन, वेरी इजी टू गेट इन, बट वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट। यस, वो चढ़ जाता है आपके दिमाग में, फिर वो स्टेज बन जाता है मैजिक, एक्टिंग बन जाती है ऑक्सीजन। आपको ऐसा लगता है कि आप तो सांस ही नहीं ले पाएंगे अगर स्टेज छोड़ दिया आपकी तो लाइफ ही यहाँ खत्म हो जाएगी अगर आपने स्टेज छोड़ दिया तो शायद मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये ट्रैप है और बड़ा अच्छा ट्रैप है, सबको करना चाहिए ये, जो मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए आई एम 69 और मैं शायद जितनी एनर्जेटिक अब फील कर रही हूँ ना, शायद मैं 49 में भी नहीं फील करती थी। क्या बात, क्या बात। तो ये स्टेज को सारा क्रेडिट जाता है, जिसने मुझे 69 की एज में बिल्कुल ऐसे रखा है कि यू कैन गो ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन, डोंट स्टॉप, एंड द जर्नी इज लाइक चल रही है, वो मेरी चल रही है। क्या बात, क्या बात।
बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं नरेश मनसुखानी, लिखते हैं बहुत उन्होंने खूबसूरत बातें लिखी हैं, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। श्रद्धा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह भाटिया जी जुड़े हैं, लिखते हैं ब्रेवो जस किरण जी। हमारे साथ थैंक यू। अरविंद कपूर जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्ते मैडम। नादिरा खान जी लिखती हैं कि ग्रेट मैम, यू आर ट्रू मोटिवेशन फॉर ऑल। यस, शी इज अ मोटिवेशन। एंड सरला मेहता हमारे साथ, डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं क्या बात है। हमारे साथ हाय राजीव जी सरला जुड़े जी। हैं। हमारे साथ बाला शर्मा जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी बाला जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर जुड़े हैं, हमारे साथ पोपी जी जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, बेहतरीन नाम है थिएटर का। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। रंगमंच का, आकाशवाणी के नाटकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमसे जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं उनके साथ मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। तो आपने जो पहला नाटक किया 59 इयर्स की एज में, तो क्या कहेंगी, क्या अनुभव रहा आपको उस वक्त? काजल जी, अनुभव पूछती हैं आप। देखिए, एक इंसान जिसने कभी 7 साल में किया और उसके बाद कुछ नहीं किया, मुझको एक स्क्रिप्ट दी गई कि आप स्क्रिप्ट पढ़िए। उस स्क्रिप्ट में सिर्फ 2 ही फीमेल कैरेक्टर थे। जी मैं प्ले का नाम आपको बता सकती हूँ, गालिब के जी खत। बिल्कुल जी। गालिब के खत, उसमें उमराव बेगम थी और उनकी सर्वेंट वफादार थी। और मुझे उर्दू बोलनी बिल्कुल नहीं आती। आए मैं सीखनी तो इट्स लाइक पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश। उर्दू से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मुझे जब स्क्रिप्ट मिली, मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं कौन सा रोल करूंगी। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला आप दोनों रोल तैयार कीजिए, दोनों। और वो पूरी जो स्क्रिप्ट है ना, वो दोनों ही स्क्रिप्ट के हीरो हैं, उमराव बेगम एंड वफादार। और मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट हफ्ते में याद कर ली। अरे मुझे वाह। नहीं पता था मैं कर लूंगी। तलफ़ुज़ की छोड़ दीजिए, याद कर ली मैंने। तलफ़ुज़ मेरा मालूम नहीं क्या था क्या नहीं था। मुझसे पूछा गया आपने याद कर लिया? मैंने कहा जी कर लिया। तो बोले सुनाइए। तो देखिए, सुनाना क्या था, ना तो खत बोला जा रहा था, ना गालिब बोला जा रहा था। गालिब और खत, मेजर देखिए जो प्ले का नाम है। बट समहाउ माय डायरेक्टर वाज एडमेंट की रोल आप ही करेंगे। उन्होंने मुझे उमराव बेगम में कास्ट कर लिया। और मेरे तलफ़ुज़ पे रोज 2 घंटे काम होता था। ये पहला नाटक जो मेरा हुआ। और उसका जो पहला सीन आ जाता है ना, वो कम से कम 2 मिनट की दुआ है जो पूरे उर्दू में पढ़ी जाती है। स्टेज वाह। पे स्टेज पे कोई नहीं होता, पूरा फोकस मेरे पे होता है और मेरे हाथ उठे होते हैं और मैं 2 मिनट की दुआ पढ़ती हूँ। तो उस दुआ पे मेरे को इतने दिन लगे। 8 दिसंबर, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। उसको 9 साल हो गए उस बात को। 8 दिसंबर को मुझे स्क्रिप्ट मिली थी और मार्च में वो प्ले होना था। मेरे तलफ़ुज़ पे इतना काम किया गया, इतना काम किया गया, और मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया। और जानती हैं ऑडियंस में कौन थे? मिस्टर बजाज, एनएसडी के। जब प्ले खत्म हुआ, ही केम टू मी। पहला प्ले कर रही हूँ, हाथ मेरे कांप रहे हैं। और एक्चुअली मैं बताऊँ, शायद मैं स्टेज पे आज भी जाती हूँ ना, पहला 1 मिनट मुझको लगता है मैं जस किरण हूँ, और अगले मिनट से मैं भूल जाती हूँ। दिमाग मुझे भुला देता है कि तुम जस किरण हो। मुझे लगता है जहां मैं बैठी हूँ मैं वही हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं है मेरे पास। जस किरण प्ले से पहले, जस किरण प्ले के बाद। क्या बात। स्टेज पे मैं उमराव बेगम थी और मुझे नहीं पता मैंने क्या किया क्या नहीं किया। प्ले खत्म हो गया, ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दे दी और क्या हम बात। चुप चुप करके खड़े हैं। देन मिस्टर बजाज केम टू मी, ही सेड यू आर ए
वंडरफुल थिएटर एक्टर। अब हम समझेंगे क्या वंडर कर दिया हमने। बोले यू हैव अ क्रिस्टल क्लियर वॉइस, जो पूरे ऑडिटोरियम में, वाईबी चौहान ऑडिटोरियम, हाँ नरीमन पॉइंट, कहते पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी बिना माइक के। तो मेरी धड़कन बढ़ गई और आप मानती हैं तब तक ग्रुप में मेरे को हो चुका था टाइम, तो मिस्टर टॉम अल्डर के साथ सब फोटो खिंचवाते थे, मैंने कोई फोटो नहीं खिंचवाई थी उनके साथ। मेरी एक जिद थी कि जिस दिन मैं इनके साथ काम करूंगी ना, पहला फोटोग्राफ उस दिन खिंचवाऊंगी, कि ऐसे फोटोग्राफ खिंचवा के मैं फेसबुक पे डालूंगी तो मेरा क्रेडिट क्या है, उसमें कुछ नहीं है। तो आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग लाइक चुप करके। माई डॉटर लो वेंट टू हिम कि सर आप चेंज मत कीजिएगा, वो आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी है, उन्होंने आपके साथ अभी तक फोटो नहीं खिंचवाई है तो उस दिन पहली फोटो मैंने खिंचवाई। आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्यों, देखिए हर आर्टिस्ट को अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए। डायरेक्टर की बहुत मेहनत होती है, हेड्स ऑफ टू द डायरेक्टर जो इतने एक्टर्स को तैयार करता है। True. और स्क्रिप्ट राइटर की इतनी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। वो ऐसे डायलॉग लिखते हैं जो ऑडियंस को बांध के रखती है। True. लेकिन अल्टीमेटली जो सारी चीजें सर्व कर रहा है ना ऑडियंस को, वो एक्टर है स्टेज पे। जो बनाया है स्क्रिप्ट राइटर ने, डायरेक्टर ने, उसको जो सर्व किया जा रहा है वो एक एक्टर द्वारा स्टेज पे सर्व किया जा रहा है। तो जब स्टैंडिंग ऑडियंस मिलती है आपको, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, तो वो बेसिकली डायरेक्टर को मिलती है, स्क्रिप्ट राइटर को मिलती है, और एक्टर को ये प्राउड फील होता है कि मुझे इस रोल के लिए काबिल समझा गया। बिल्कुल, वो उसका प्राउड मूवमेंट वो होता है कि जिसके लिए मुझे इतनी वाहवाही मिल रही है, मेरे डायरेक्टर ने, मेरे स्क्रिप्ट राइटर ने इस लायक समझा मेरे को कि तुम इसको स्टेज पे बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। तो उस मोमेंट को मैंने अपने यहाँ रखा और बड़ा प्राउड फील किया मैंने कि जसकिरण तुमने उनको जस्टिफाई कर दिया। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा यही था, स्टैंडिंग ओवेशन, मिस्टर बजाज का कॉम्प्लीमेंट, टॉम अल्टर सर का कॉम्प्लीमेंट, और मेरे डायरेक्टर साहब ने कुछ भी नहीं बोला था। माई डॉटर लॉ वेंट टू हिम कि सर वो आपसे कुछ सुनना चाहती है। तो उन्होंने ऊपर से नीचे मुझे देखा, मेरी सांस रुक गई कि मैंने कुछ ब्लंडर कर दिया है। 1 मिनट देखने के बाद उन्होंने बोला, इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। तो मेरी जर्नी तो उसके बाद बंद ही नहीं होनी थी ना, बंद हो कैसे सकती थी, जब मुझे समझ आ गया कि सच एन डिफिकल्ट रोल मुझ पे ट्रस्ट करके दिया गया और मैंने उसको कर दिया बिना किसी आपसे बोलते हुए। देखिए मैं कितना, मेरे से कई बार बीच में गलती हो रही है या कुछ हो रहा है, और स्टेज के ऊपर मैंने जिसको तलफ्फुज के नाम, तलफ्फुज का ही नहीं पता कि तलफ्फुज कैसे बोला जाता है, उसने पूरी उमराव बेगम बन के 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का प्ले स्टेज पे किया और ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी। तो जसकिरण, यू आर मेंट फॉर द स्टेज, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, इसको तू छोड़ नहीं सकती है, इसको तू आगे बढ़ा। तो उसके बाद तो देखिए मैंने एक दिन में 3 शो किए हैं, एक ही प्ले के, एक ही प्ले के 3 शो किए हैं, और लोग तरसते हैं कि हमें रोल मिले। और मैंने अपने 9 साल के करियर में ऑलमोस्ट 300 शो किए हैं स्टेज पे। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जर्नी आपकी। हमारे साथ चरणजीत मान जी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। नादरा जी लिखती हैं
कि बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, शी इज रेगुलर इन योर शोज। यस अशोक जी, शी इज रेगुलर इन शख्सियत, वेरी ट्रू। शबीर मुजाहिद साहब अमृतसर कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, शी इज एन आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट। यस बिल्कुल। सुमन ढोंगा जी लिखती हैं, आउटस्टैंडिंग वर्क। इंद्रजीत जी आपके लिए बहुत खूबसूरत लिखते हैं। श्रद्धा श्रीवास्तव लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर सलाह मेहता लिखती हैं, वाह। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। तो अब मैं आपसे सबको शुक्रिया। जो आपकी जर्नी रही है इसमें कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, कुछ मेमोरीज जो आप हमसे शेयर करना चाहें। है मेरे पास भी थोड़ी सी मेमोरीज। देखिए, एक बारी मैं यही प्ले कर रही थी गालिब के खत, एंड इट्स अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। और मजे की बात यह है कि इस प्ले में कोई गालिब नहीं है ही नहीं। वो हम प्रोजेक्ट करते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी थी, और उसी दिन ये शो होना था, और दैट टू इन मुंबई जी। तो प्ले शुरू हुआ, और उस दिन डेथ एनिवर्सरी थी। दिमाग में सुबह से कुछ कुछ ख्याल चल रहे थे, इधर की बात उधर की बात। हम स्टेज पे गए। ये बड़ा मतलब अच्छा इंसिडेंट नहीं है, बट ये मेमोरी थोड़ी बड़ी अजीब है। मैंने वो दुआ पढ़नी शुरू की, तो उसमें एक लाइन आती है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जो मांगती हूँ अपने मियाँ के लिए मांगती हूँ, मिर्जा गालिब के लिए मांगती हूँ। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली ना, मुझे चारों तरफ हस्बैंड दिखाई शुरू। एकदम से मैंने देखा उनको। आई स्टिल कांट लाइक, वो जो मुझे याद आता है ना, और मैं रुक गई। मतलब इतना, मतलब ऑडियंस में उस टाइम मालूम नंदा बैठी थी, वहीदा रहमान बैठी थी, मतलब कुछ लोग बैठे थे, और मेरा दुआ मेरी रुक गई। मैं बिल्कुल आई वाज शॉक्ड कि यहाँ कैसे आ गए वो। देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई रियलाइज कि मैं स्टेज पे हूँ। आई अगेन स्टार्टेड, वही दुआ पढ़नी शुरू की मैंने, पूरा प्ले किया। लेकिन उस दिन प्ले थोड़ा हिल गया। जो दुआ हिली तो प्ले भी हिला, और प्ले के हर सीन के बाद मुझसे पूछा जा रहा था, आपके लिए डॉक्टर बुलाएं, आपको किसी चीज की जरूरत है। आई वॉज सो लाइक, आई वॉज शिवरिंग। बट हर सीन में मेरी एंट्री है, हर सीन में लंबे लंबे डायलॉग्स हैं। मैं कैसे कर सकती हूँ उसको? प्ले तो पूरा करना है मुझको। किया मैंने। और उसके बाद जो मैं फूट फूट के रोई ना, मैं ही जानती हूँ। मतलब एक ये बड़ा अजीब सा इंसिडेंट है। और दूसरा तो अभी रिसेंटली हुआ है। मेरा प्ले चल रहा था, ऑल ऑफ ए सडन मेरी लेफ्ट हैंड की फिंगर एकदम से नीचे को हो गई, एंड इट स्टार्टेड क्रैम्पिंग। तो मैंने अपने को एक्टर को बोला कि मेरी हड्डी टूट गई। तो बोला नहीं मैम, धीरे धीरे, जैसे वो बोलते हैं ना, पास खड़े थे, तो बोला नहीं, ऐसे किया उसने। अब बहुत दर्द हो रही है मेरे को, बहुत दर्द हो रही है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, मैं तो रोना शुरू कर दूं और प्ले रुक जाएगा, या फिर जो कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। यस। तो एक एक्टर के पास अगर ऑडियंस आई है, उसने पैसा खर्चा है, टिकट ली है, शो देख रहे हैं, तो वो आपको देखने आए हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस है हमारे लिए। देन आई डिसाइडेड शो मस्ट गो ऑन। कॉमेडी प्ले था, 45 मिनट्स का रहता था। आई कंटिन्यू, हंसना मारना सब, मेरी उंगली जा रही है। कर्टन कॉल हो गई। उसके बाद मैंने विंग्स में जाके जो रोना शुरू किया। सब बोले क्या हो गया, किसी को मालूम ही नहीं लगा था। मेरी बिल्कुल ये उंगली लिम्प हो चुकी थी, यहाँ बिल्कुल नीचे तक आ चुकी थी। और
तो मेरे को गॉड। उसके बाद 1.25 महीने का प्लास्टर लगा। और उससे अच्छी आपको मेमोरी बताऊं, मैंने सेम शो जिसमें हाथ टूटा और गालिब के खत, फ्राइडे को मेरा हाथ टूटा है, थर्सडे को, फ्राइडे को मैंने प्लास्टर लगाया है, प्लास्टर लगा के सीधी रिहर्सल पे गई हूँ, सैटरडे रिहर्सल किया और मैंने बैक टू बैक 2 शोज प्लास्टर में ओह परफॉर्म किए 2 दिन के बाद। और उसके बाद मैंने प्लास्टर में कम से कम 12 शो किए होंगे। वाह, क्या उस बात। प्लास्टर को हमने सिचुएशन के हिसाब से कभी कपड़ा बांध दिया, कभी दिखा दिया, कभी कोई डायलॉग डाल दिया। तो उस प्लास्टर को हमने जस्टिफाई किया। क्या तो बात। ये मेरी जर्नी है थोड़ी सी। और एक जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, रोज 120 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करना रिहर्सल पे जाने के लिए। ओह 60 गॉड। किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना। मेरे खुद पास ड्राइव। ऑटो, मैं खुद ड्राइव करती थी और ऑटोमेटिक कार है ना, मैं प्लास्टर को ऐसे रखती थी, एक हाथ से उसको गियर में डाल देती थी, जहाँ डी पे ले आती थी, और मैं रोज खुद ड्राइव करके जाती थी प्लास्टर में भी। 120 किलोमीटर रोज और 12 शोज किए मैंने। 1.25 महीने प्लास्टर चढ़ा रहा। और 120 किलोमीटर तो प्लास्टर के बिना भी होता था मेरा, हफ्ते में 5 दिन। ये मेरा पैशन है, ये पैशन मेरे के लिए। बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, पैशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्टेज तो मेरे लिए स्टेज इज लाइक मैग्नेट टू मी, मैग्नेट। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं विंग्स में खड़ी होती हूँ तो मैं बड़ी कैजुअल खड़ी होती हूँ, ठीक है, मेरा एंट्री आने वाली है, ऐसे ही स्टेप इन 10 सेकंड के बाद तो मेरा आई एम समवन एल्स। तो वो मैग्नेट जो होता है ना, उस मैग्नेट वो ऐसा खींचता है मुझको कि मैं वहीं पे चिपक के रह जाती हूँ जो मैं रोल कर रही होती हूँ। वो मैग्नेट इतना स्ट्रांग है मेरे लिए। और जो रिहर्सल्स वेरी होती ट्रू। हैं मेरी, यस, और जो रिहर्सल्स होती है ना मेरी, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। वाकई। स्टेज इज मैग्नेट एंड रिहर्सल इज मेडिटेशन। जो रियाज है दैट इज मेडिटेशन। ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इससे पहले हमारे साथ जो बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं पैशन वाकई, पॉबी जी लिखती हैं रियली ब्रेवो, वाकई ब्रावो, वेरी वेरी ट्रू। श्रद्धा लिखती हैं सैल्यूट। अशोक भौमिक जी लिखते हैं आपकी जो डेडिकेशन है उसको सलाम। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं मुंबई। शाबाश। डॉक्टर मेहता लिखती हैं इट वाज सो डिफिकल्ट एंड बट द शो मस्ट गो ऑन। गो वाकई गौतम ऑन। चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स, उन सभी का शुक्रिया। तो आपका ये सफर चलता रहा, आपने 300 के करीब नाटक किए और जो भी चल रहा है, लेकिन बीच में आपने खास तौर पे जब हम ये लॉकडाउन हुआ, आपने एक और चीज सीखी इस उम्र में, जो कहते हैं ना उम्र कोई, इट्स जस्ट अ नंबर, उम्र कोई वो नहीं यस, है कि उम्र हो गई है, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली, अ नंबर, इट्स जस्ट अ एब्सोल्युटली। नंबर। और वो पैशन जो आपके पास रहा, वो सिर्फ थिएटर को लेकर नहीं रहा, रंगमंच को लेकर नहीं रहा, पेंटिंग को लेकर आप क्या कहेंगी, जो आपने अभी हाल ही में सीखी और बहुत खूबसूरत उसमें काम कर रही हैं आप। आप ये देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जी। आर्टिस्ट हूँ मैं। तो आर्टिस्ट के दिमाग में वो, मैं बताती हूँ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता जी है। जी। अब लॉकडाउन हो गया, तो क्या करूँगी मैं? मैंने थॉट कि मेरे पास बहुत टाइम है और मेरे पास अभी बहुत कुछ देने को है। तो मैंने पेंटिंग करनी शुरू की। मैंने एक पूरा अपना पेंटिंग का कमरा बनाया है अलग से, ये नहीं कि रैंडमली मैं कहीं बैठ के कर लेती हूँ। उसको बड़े आराम से रखा है, सारी पेंटिंग्स। और मैंने लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 60 पेंटिंग्स बनाई। क्या बात। मैंने क्या सेल बात। भी मैंने सेल भी की हैं, आहा। मैंने गिफ्ट भी की हैं। तो वाह। मेरे को मतलब पेंटर बनना भी एक वो हो गया। जैसे हस्बैंड के बाद मैं एक रास्ता ढूंढ रही थी खुद को बिजी रखने के लिए। हम्म। लोग आसान रास्ते चुनते हैं, रास्ता चाहिए ना, तो आसान रास्ते चुनिए। और मेरे पास आसान रास्ता ये था, मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, बाहर रहते हैं, बहुत आसान रास्ता था, चले जाइए उनके पास, रहिए आराम से।
तो मैंने उनको बोला मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बोले आपने इतना कुछ कर दिया, आपने हमें अच्छा पाल दिया, फैमिली इतनी अच्छी है, क्या करना चाहती है? मैंने कहा वो ड्यूटीज थी मेरी, कुछ ड्यूटी मेरी मेरी तरफ भी बनती है। क्या तो बात। तो मेरी ड्यूटी मेरी तरफ पूरा करने का थोड़ा टाइम दे दो मेरे को। तो उनको थोड़ा महसूस हुआ, उनको लगा नहीं अब तो मैंने रास्ते चुनने शुरू किए। तो आसान रास्ता नहीं चुना मैंने कि मुझे ये आता है मैं ये कर लूंगी, या मुझे ये आता है मैं ये कर लूंगी। मुझे लगा मुझे जो नहीं आता और पैशन है उसके लिए, जो मैंने आज तक नहीं किया है पर पैशन है मेरे पास उसके लिए, तो मैं उस रास्ते को चुनूंगी जिसपे मैं अच्छी स्टूडेंट बन सकती हूँ, ट्रू। मैं अच्छा डिलीवर कर सकती हूँ, क्योंकि वो पैशन है मेरे पास उसके लिए। मैं दूसरा रास्ता चुनूंगी तो वो मैं थोड़े दिन में बोर होकर उसको छोड़ दूंगी। तो मैंने मुश्किल रास्ता चुना। जब आप पहली बार स्टेज पे जाते हैं और सामने आप ऑडियंस देखते हैं ना, तो पाँव कांपने लगते हैं। आप जानती हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम, मैंने शुरुआत की थी एक पंजाबी प्ले से। हिंदी उर्दू के नाटक तो मेरे बहुत है, और पंजाबी प्ले कैसे किया, रास्ता चुनने के लिए मैं पंजाबी एकेडमी पहुंच गई पहाड़गंज। मुझको लगा वहां तो कोई ना कोई पंजाबी प्ले में रोल मिलेगा। तो आई मेट द सेक्रेटरी ऑफ पंजाबी एकेडमी। बाई चांस वो मेरे फादर को बड़े अच्छे से जानते थे बाय नेम। माई फादर वॉज ए जर्नलिस्ट, सोवियत लैंड आता था उसके सब एडिटर थे वो। तो मैंने नाम लिया तो एकदम से, अरे आप उनकी डॉटर हैं। तो उन्होंने फट से किसी को फ़ोन किया कि आपके लिए एक एक्ट्रेस आई है। उन्होंने फ़ोन किया रवि तनेजा जी को। जी। तो रवि तनेजा जी ने मुझे फ़ोन किया कि शाम को आके मिलिए। हम गए तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, तो बोले मुझे तो कोई यंग एक्ट्रेस चाहिए इस प्ले के लिए जो मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने एक प्ले किया लूणा, शिव कुमार बटालवी का, और वो बहुत मुश्किल प्ले है। उसके डायलॉग्स लाइक बहुत, मतलब याद ही करने मुश्किल है। आप उनको इट्स ऑल पोइट्री, और वो भी शिव कुमार बटालवी की। yes. उसमें उन्होंने मुझे अच्छा एक्सपोजर दिया, ठीक ठीक रोल दिया। वो मेरी पहली एंट्री थी स्टेज पे लूणा में। तो वहां से मालूम नहीं कैसे जर्नी शुरू हुई, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे ताज्जुब होने लगता है कि मैंने इतना लंबा सफर तय कर लिया है बिना किसी एक्टिंग में कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए, बिना किसी बैकिंग के। नेचुरली जब आप एक ग्रुप के साथ जुड़ते हैं थोड़ी बैकिंग डायरेक्टर की हो जाती है, बट ऐसी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। खुद ही ढीठ बन के, एक 59 का देखिए इंसान ढीठ बन के डायरेक्टर के पास जाता है कि मैं काम करना चाहती हूँ। उसको अपनी एज से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने पैशन से मतलब है कि मुझे ये करना है, और उसको मिल जाता है। आपको मालूम है, एक लोग ना जब जाते हैं ना ऊपर, जब मैं जाऊंगी ना, तो भगवान को पता क्या लगेगा कि बहुत दिन के बाद कोई जेन्युइन खुश इंसान आया मेरे पास, दिल से खुश है तो। क्योंकि जो मैं करना चाहती थी ना अपनी जिंदगी में, वो मेरे को तब मिला जब मैं उसको, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगा, तो उसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं दिल से खुश हूँ कि मेरा भगवान ने बहुत करीब होके सुनी, और उसने मुझे वो दे दिया, प्लेटर पे दिया मुझको। तो मैं दिल से खुश हूँ, जाके ऊपर ही उसका शुक्रिया अदा करूँगी। यहाँ तो मेरे को लोग नास्तिक बोलते हैं, क्योंकि मैं बहुत पूजा नहीं करती हूँ, दिल से मानती हूँ लेकिन पूजा नहीं करती हूँ। तो भगवान भी बहुत खुश होंगे, वो मेरे से पूछेंगे क्या खुश हो ना। तो ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे हम नई जनरेशन की बात करते हैं, नए बच्चों की बात करते हैं, तो मैं किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में अगर हम हों, पढ़ना कितना ज़रूरी है? लिटरेचर को पढ़ना कितना ज़रूरी है? साहित्य को पढ़ना कितना ज़रूरी है? क्या कहेंगी आप? ज़रूरी है, मेरे को लगता है वो तो
इसकी फाउंडेशन है। अगर हम किसी आर्ट में जाना चाहते हैं तो पढ़ना तो उसकी फाउंडेशन है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम बच्चे होते थे तो उस टाइम पे वो सारी मैगजीन्स अभी बंद हो चुकी है, चंदा मामा, पराग, बाल भारती, वो चंदू चाचा, सब हमारे घर में इतनी आती थी किताबें, हम सब बच्चे पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो वो फिल्म फेयर वाली एज आ गई, फेमिना वाली एज आ गई, वो पढ़ना शुरू किया। फिर हमारे घर में एक लाइब्रेरी थी बुक्स की, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरे फादर को बहुत शौक था। तो वो पेरी मैसन, एगाथा क्रिस्टी, जेम्स हर्ली चेज ये कभी कभी लाते थे तो उसको एक साइड पे छोड़ देते थे कि मेरी लाइब्रेरी के काबिल नहीं है, मैंने पढ़ ली। तो हम बच्चों ने उसकी लाइब्रेरी बनानी शुरू की, तो उनको हम पढ़ते थे। फिर उसके बाद ऐसा पढ़ने का मतलब बचपन से ही लगा कि कुछ भी मिले आपको, वो पहले अखबार के बने हुए लिफाफे आते थे, उसको हम काट के पढ़ते थे कि इसमें कोई मजेदार न्यूज़ होगी, कुछ होता था। फिर स्कूल की किताबें भी आ गई, सब कुछ आ गया। और उसके बाद उन किताबों के अलावा इतनी सारी किताबें हैं। हमारा इंडियन इंडियन जो है कल्चर या फिर ये बुक्स वगैरह, इतना इसमें इतना कुछ है। ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, आप इंडिया का कल्चर देखिए, आप किताबें पढ़िए, आप शायरी पढ़िए, कविताएं पढ़िए। हाँ, बाय द वे आपकी अभी एक किताब आई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू। तो आप कविताएं पढ़िए, लिखिए, बेशक मत, हर कोई राइटर नहीं हो सकता, लेकिन उनको पढ़िए, उनको समझिए और उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी जिस भी आर्ट में है, उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। आपका सोचने का दायरा बढ़ता है, चीज़ें समझ में आती हैं और जल्दी समझ में आती है। मेरा तो यही है कि पढ़ना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी एज में भी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़िए उसको, आप जुड़े रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। आजकल वो किंडल विंडल चल गए हैं, मेरे पास भी किंडल है, लेकिन वो एक साइड पर रखा है, जो वो बुक की फील आती है ना, हाथ में लेके आप बहुत पन्ने ज्यादा पलटते हैं, पन्ने पलटते हैं, उसकी आवाज़ आती है, तो वो बुक मार्क भी नहीं मेरे को अच्छा लगता है, मैं अभी भी पेज मोड़ती हूँ उसका, किताब का। लोग बुक मार्क रखते हैं, तो पढ़ना मेरे हिसाब से तो मैं सबको बोलूँगी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने को कहीं पहुँचाना चाहते हैं। जी। आपने इतना आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है कि आपने किस तरह से शुरुआत की, फिर आगे 59 की एज में फिर से एक नया अपने चैलेंज लेकर काम किया, फिर पेंटिंग सीखी आपने लॉकडाउन में। तो नई जनरेशन जो युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में आके कुछ करना चाहती हैं, परफॉर्मिंग क्षेत्र में, आप उनको क्या कहेंगी कि सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या-क्या हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में सफल होने के लिए? एक तो मेरे को लगता है आजकल लोग मेथड एक्टिंग पे बहुत चलते हैं। मेथड एक्टिंग पे बड़े-बड़े स्कूल खुल गए हैं, वो उनको अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस इतना पैसा लेते हैं। मेरे हिसाब से तो उनको किसी कोर ग्रुप से जुड़ना चाहिए और एक्टिंग की रेसिपी समझनी चाहिए, या किसी भी आर्ट की सिर्फ रेसिपी समझनी चाहिए। जैसे देखिए मैं किचन में जाती हूँ, मैं एक किताब या नेट से कोई रेसिपी देखती हूँ और पहली 2 बारी मैं उसको उस रेसिपी के हिसाब से बनाती हूँ। थर्ड टाइम वो बुक बंद कर देती हूँ मैं, और मैं अपने अंदाज से सब जो भी मटेरियल है वो डालती हूँ, तो वो चीज़ शायद मेरी जो रेसिपी थी ना उससे अच्छी बन जाती है। ऐसे ही जो भी कला है आप उसके बेसिक सीखिए, और बहुत मत सोचिए कि इतना पैसा खर्च करके सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे, या उसी से तो ऐसा कुछ नहीं है। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप अच्छे किसी ग्रुप से जुड़िए, अच्छे डायरेक्टर से जुड़िए, बड़े-बड़े नामों के पीछे मत भागिए और उनको सीखिए, और सीख के अपनी रेसिपी बनाइए, अपनी रेसिपी बनाइए, क्योंकि एक एक्सपर्ट इंसान ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया, तो आप भी तो एक्सपर्ट बनिए ना। क्या बात! इंद्रजीत सिंह लिखते हैं सदा जूझते रहो, और अंजलि लिखती हैं मैम पैशन क्रिएट कैसे किया जा सकता है, या फिर ये इनबिल्ड होता है? तो क्या इनबिल्ड होता है या क्रिएट किया जाता है? मुझे लगता है कि पैशन तो आपके अंदर ही होता है।
अंदर आप क्या होता है, अंदर अंदर होता हो? है, उसको खोजना पड़ता है, यस, जैसे मैंने एग्जैक्ट खोजा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की थी, मैंने ट्राइसिकल भी नहीं चलाई थी। मैंने ड्राइविंग 55 साल की एज में सीखी है। क्या बात। 55। लोग मेरे पीछे से हॉकिंग करते थे कि मैडम गाड़ी नहीं चलानी आती तो सड़क पे क्यों आती है, गाड़ी रुक जाती थी, क्योंकि मुझसे नहीं चलती थी। जी। लेकिन मैंने डिस्करेज नहीं हुई। उसके बाद मैंने स्विमिंग सीखी है 58 की एज में। वाओ। मैंने स्पेनिश सीखी है, फिर एक्टिंग ज्वाइन की है। क्या बात। तो मैंने छोटे छोटे पैशन अपने अंदर हस्बैंड के बाद खोजे हैं, जब क्या मुझे टाइम बात। मिला। जब टाइम मिला तो वो पैशन खोजे हैं मैंने, क्रिएट नहीं किए हैं। आपके ढूंढे हैं। अंदर वो, हाँ, वो ढूंढे हैं मैंने। और वो जब आप ढूंढेंगे आपको पक्का पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सा पैशन है। एक्टिंग का है, कुकिंग का है, इंटीरियर का है, गाने का है। आपको मालूम है आजकल मैं कीबोर्ड सीख रही हूँ बजाना। हाँ। ये पैशन तो ही है जो आपको आगे हेल्प करता है आगे चलने के लिए। और इट्स लाइक मेडिटेशन, कोई भी पैशन हो, ये आपको प्रेरणा देता है कि आप कुछ अच्छा अच्छा करते रहें। एक तो बात मैं और जस्ट कहना कि चाहूंगी, जी एक बिल्कुल एक बात बिल्कुल। कह देती जी हूँ, ये जी जी यंग जी यंग बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ। जी। आजकल ये जो थिएटर है ना, शायद उनको लगता है कि बॉम्बे जाने का बड़ा आसान रास्ता है। यंग बच्चों को लगता है हम्म। ये एक सीढ़ी है बॉम्बे जाने के लिए, इस पे चढ़ेंगे। लेकिन वो जी। क्या करते हैं, वो उस सीढ़ी को पकड़ के फर्स्ट फ्लोर तक भी नहीं चढ़ते। 2 या 3 सीढ़ी चढ़ते हैं और वो फोर्थ फ्लोर पे पहुंचना चाहते हैं बॉम्बे जाके। और इतने फेलियर्स होते हैं। और मैं ये जानती हूँ, अगर आप थिएटर में आए हैं, आप पे किसी ने टाइम लगाया है, तो हम्म, आप, थिएटर को अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल थिएटर बिल्कुल। को डेडिकेटेड एक्टर्स की ज़रूरत है, पैशनेट एक्टर्स की ज़रूरत है। तो जहाँ यस। से आपको कुछ मिला है ना, आपको उसको कुछ दे के जाना चाहिए, ट्रू, वेरी ट्रू। ना कि लेके चले जाना चाहिए। वेरी तो ट्रू। 5-6 साल स्टेज से जुड़िए, अच्छे से पक्के होइए और उस स्टेज को कुछ दे के जाइए जो उसने आपको क्या बात। सिखाया है, ना कि सीधा बॉम्बे जाइए कि हमको वहाँ नेम फेम और मनी चाहिए। प्लीज़ स्टेज के लिए थोड़ा टाइम लगाइए, उस डेडिकेशन, उस पैशन को दिखाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेज की तरफ आए, अच्छे एक्टर्स हों, अच्छे ड्रामास देखने को मिले, तो ज़्यादा ऑडियंस आए। ट्रू। ये मेरी वाकई थोड़ी सी। वाकई बहुत खूबसूरत। और ये वाकई जिस तरह से हम पैशन की बात करते हैं, पैशन एक ऐसी चीज है जो हमें एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, जो किस कहीं से मिल नहीं सकती, क्रिएटिव यस, सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें, यस, इट्स लाइक यस, मेडिटेशन। आपको अंदरूनी खुशी मिलती है, आप डिप्रेशन वगैरह जैसी चीजों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं जब आप पैशनेट होते हैं चीजों के लिए, आर्ट के लिए। तो ये एक इंटरनल और एक बहुत ही रूहानियत से भरी हुई चीज है। एब्सोल्युटली, डॉक्टर एब्सोल्युटली। वाकई इंद्रजीत सिंह भाटिया बहुत खूबसूरत लिखते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर सरला मेहता जी लिखती हैं, आपकी हर बात हर शो कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशली थैंक्स थैंक यू। जसकिरण जी। आपको कहना चाहूंगी कि आप इस मंच पर आई और आपने जो इतनी खूबसूरत अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी हम लोगों से शेयर की, ये अपने आप एक इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए खासतौर पर। काजल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जब आपने जी। मुझे शख्सियत के लिए इनवाइट किया ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी। आह, मैंने इतने दिग्गज एक्टर्स को सुना है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगी। तो मुझको ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ के एक्सपीरियंस भी आपके पास बहुत कुछ होता है जो आप शेयर कर बिल्कुल सकते हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और मुझे लगता है कि हर इंसान अपने आप में एक शख्सियत होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ता है और वो जो जिंदगी की यस, लड़ाई लड़ता है उसको लड़ने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ, आपको एक जिगर की जरूरत होती है। और वो इंसान अपने आप में एक शख्सियत है जो जिंदगी की इस लड़ाई में चलता है, लड़ता है और सफलता हासिल करता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। वो अपने आप में एक वेरी ट्रू, शख्सियत। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, तो वेरी बहुत ट्रू। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक काजल यू। जी, शुक्रिया आपका और उन सब एस्टीम लोगों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझको सुना। मालूम नहीं मैंने क्या बोला और कितना सेंस बना उसका, बट सबका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े, एस्टीम्ड व्यूअर्स का। जसकिरण जी की जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही, एक हर युवा, जितने भी युवा लोग हमें सुन रहे हों, उन सबके लिए, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। और बाकी एज इज जस्ट अ नंबर। आदमी में कुछ करने की तमन्ना हो, कुछ करने की ललक हो, तो किसी भी उम्र में कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं शख्सियत के अगले एपिसोड में जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।